हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 7 का एग्रीकल्चर साइंस यानी कि कृषि विज्ञान। चैप्टर नंबर फर्स्ट है मृदा विन्यास। आइए देखते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के बारे में। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, प्रश्न नंबर 1 है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे चिन्ह लिखा जो है गलत है, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, मृदा कणों का आकार होता है, कैसा होता है? आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है गोलाकार होता है, दूसरा ऑप्शन है लंबाकार होता है, तीसरा है वर्गाकार या चौथा है चौड़ाकार। तो अब मृदा कण तो देखे होंगे, उसका आकार कैसा होता है तो आपको पता ही है, इसलिए आज का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मृदा कणों का आकार गोलाकार होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोशिका जल होता है, कोशिका जल कैसा होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है बहता हुआ जल, दूसरा है स्थिर जल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मिट्टी में पाए जाने वाला जल, जबकि चौथा जल होता है तालाब का जल। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मिट्टी में पाए जाने वाला जो जल होता है उसे हम बोलते हैं केशिका जल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप केशिकत्व का आपने देखा होगा, एक इसका उदाहरण हम बता देते हैं। जब आप दिया जलाते हैं मिट्टी का तेल डाल करके, तो जो दिया जलती है तो जो उसके यहाँ पे रस्सी होती है, कुछ कपड़े उपड़े धागे रहते हैं, इसके माध्यम से वो क्या होता है, जो तेल होता है ऊपर की तरफ जाता है, इसी को कहते हैं केशिकत्व, ठीक है। इसी प्रकार कुछ हमारे जल भी होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मिट्टी में पाए जाते हैं, उन बल जल को हम क्या बोलते हैं, केशिका जल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मृदा जल संरक्षण करते हैं, मृदा जल संरक्षण करते हैं। पहला ऑप्शन है कुआं खोदकर, दूसरा ऑप्शन है तालाब खोदकर, तीसरा ऑप्शन है नाला बनाकर, चौथा ऑप्शन है जुताई के बाद पाटा लगा करके। हमें यहाँ पे खेत में बात की जा रही है। खेत में यहाँ पे अगर आप जल का संरक्षण करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? क्या खेत में कुआं खोद देंगे? क्या तालाब खोद देंगे? खेत में आपको खेती भी तो करनी है, तालाब खोद देंगे तो खेती कहाँ करेंगे? कि उसमें नाला बना देंगे? तो सबसे अच्छा राइट आंसर हो जाएगा जुताई के बाद आप पाटा लगा देंगे, तो कहीं ना कहीं जो पानी जो होता है आपका वो अच्छी तरीके से खेत में रुका रहेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 4 है, दानेदार कड़ीय विन्यास होता है। पहला ऑप्शन है जब कण अलग अलग होते हैं, दूसरा है जब कण पानी में घुले होते हैं, तीसरा ऑप्शन है जब कण सूखकर ढेला बनते हैं, या चौथा ऑप्शन है जब कण आपस में मिलकर एवं एक झुंड बनाकर दूसरे स्थान पर छूते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, जब कण आपस में मिलकर एवं एक झुंड बनाकर दूसरे स्थानों पर छूते हैं तो इसको हम बोलते हैं दानेदार कड़ीय विन्यास। प्रश्न नंबर 5 है, तिर्यक विन्यास में प्रत्येक कण दूसरे कणों को कितने छूते हैं? तो तिर्यक विन्यास की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन पहला देखा है 2, 4, 6 या 8। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 6 स्थानों पर, ठीक है। प्रत्येक कण एक दूसरे को कितने स्थानों पर छूते हैं? तो 6 स्थानों पर एक दूसरे को छूते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, स्तंभीय विन्यास में मृदा कण एक दूसरे से खाली स्थानों पर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको खोज लेना है, यहाँ पे आप लास्ट में दिया है 2 या 4, तो इसमें से 4 राइट आंसर हो जाएगा, यानी खाली स्थान में क्या भर देंगे, स्तंभीय विन्यास में जो मृदा का कण होते हैं एक दूसरे से 4 स्थानों पर मिलते हैं। दूसरा है प्रश्न इसमें, जब जल वाष्प में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? इस अवस्था को क्या कहते हैं? या तो ठोस कहेंगे या तो गैस कहेंगे। तो आप तो जब जल को करेंगे तो ठोस थोड़ा वो बर्फ थोड़ा बनेगा। जब आप जल को गर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भाप बनेगा, और भाप को हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे? गैस करेंगे, लिख देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मृदा के खाली भाग को रंध्रावकाश कहते हैं, यानी यहाँ पे खाली स्थान दे रखा था, तो किस भाग को रंध्रावकाश कहते हैं? तो यहाँ पे देखना था मृदा के ठोस भाग को या मृदा के खाली भाग को। तो जो मृदा का खाली भाग होता है उसी को बोलते हैं रंध्रावकाश।
प्रश्न नंबर 4 है, उर्वरकों के लगातार अधिक प्रयोग से खाली स्थानता हो जाती है, अच्छी हो जाती है या ख़राब हो जाती है। मिट्टी जो होती है, मृदा, अगर हम अत्यधिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में तो आपकी मिट्टी अच्छी होगी, वहाँ की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी या घटेगी, यही आपसे पूछा है। तो वहाँ की जो मृदा होती है, अगर हम अधिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ की मृदा ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे खाली स्थान पे लिख देंगे खराब। प्रश्न नंबर 5 इसी में दे रखा है, पौधे खाली स्थान को आसानी से ग्रहण करते हैं। तो जो पौधे होते हैं पानी को जब खींचते हैं तो किसके माध्यम से लेते हैं, केशिका जल के माध्यम से, केशिका जो जल होता है उसके माध्यम से वो पानी को ग्रहण करते हैं, जिसको हम जाइलम भी कहते हैं, जाइलम। ठीक है, जल का संवहन करना जाइलम कहलाता है। तो फ्लोएम भी होता है, ये आपका बायोलॉजी का टर्म्स है, फ्लोएम। फूड का जो भोजन का संवहन क्रिया कहलाती है फ्लोएम, और जल का संवहन क्रिया आपका जाइलम कराती है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जाइलम किसे कहते हैं और फ्लोएम किसे कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाएं। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, तिर्यक विन्यास में मृदा कण आपस में एक दूसरे को 6 स्थानों पर छूते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है, जुताई, गुड़ाई और निराई करके मृदा में जल संरक्षण किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल भी सही है। प्रश्न नंबर अगला है 3, खेत की मेड़बंदी करके वर्षा जल को नष्ट होने से बचाया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। मेड़बंदी से हम वर्षा जल को रोक सकते हैं और उसका पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है पॉइंट, जल एक अच्छा विलायक है, बिल्कुल सही है। विलायक, विलेय और विलयन आपने सुना ही होगा। जिस चीज़ में कोई चीज़ घुलता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। ठीक है, पानी हमारे पास ज़्यादा है, अगर हम पानी में थोड़ा सा चीनी मिला देते हैं तो क्या होता है, चीनी हमारा विलेय होता है। ठीक है, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। तो जल आपका अच्छा विलायक है, तो बिल्कुल सही है। 5वां है, कार्बनिक पदार्थ का मृदा विन्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो कार्बनिक पदार्थ है उस पर मृदा विन्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल गलत है ये चीज़। 6वां है, रंध्रावकाश पौधों को समुचित पोषण तत्व पहुँचाने में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रंध्रावकाश अगर रहेगा तो पौधों को समुचित पोषक तत्व उसके माध्यम से पहुँच सकेगा। रूपटॉप जल संचय वर्षा जल संचय की विधि नहीं है। रूपटॉप की बात कर रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जा रही है, यानी कि जो आपके छत होते हैं, छत पे अगर पानी का संग्रह करें, उसको पाइप के माध्यम से किसी तालाब या किसी जगह पे उसको हार्वेस्टिंग कर ले, उसका संचय कर ले, तो यह विधि आपकी वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संचय की विधि कहलाती है। लेकिन उन्होंने बोल दिया नहीं कहलाती, इसलिए क्या हो जाता है, गलत हो जाता। अगर नहीं होता तो ये सही होता, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है कि संचय नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में स्तंभ का को स्तंभ का से सुमेल करना है आपका। स्तंभ का में दे रखा है, यहाँ पे मिला दिया गया है सीधे, ये सुमेलित तो आपका पहले से है ऑलरेडी। ठीक है, मृदा कण सजावट कैसा होता है, मृदा विन्यास कहलाता है। मृदा कण का सजावट क्या कहलाता है, मृदा विन्यास कहलाता है। स्तंभी विन्यास से कणों को 4 स्थानों पर छूता है, स्तंभ में आपको 4 स्थानों पर छूता है, तिर्यक में 6 स्थानों पर छूता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला आपका मिलाना है, दानेदार कड़ी विन्यास है कणों को आपस में मिलाकर झुंड बनाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। मृदा में खाली जगह जो होता है उसको हम बोलते हैं रंध्रावकाश। भूमि की में नमी संरक्षण जुताई से होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मृदा जल केशिका जल होता है। कृषि कार्य पाटा लगाना। प्रश्न नंबर 5, प्रकृति में जल किन किन रूपों में पाया जाता है, तो आपको पता होगा प्रकृति में किन किन रूपों में जल पाया जाता है। उत्तर में लिखेंगे, प्राकृतिक में जल ठोस यानी कि बर्फ के रूप में, द्रव यानी पानी के रूप में, व वाष्प यानी कि भाप के रूप में, यानी तीनों रूपों में, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों के रूप में पाया जाता है, आपने जानते होंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2 इसमें दे रखा है, मृदा कणों के चारों ओर
महीन परत के रूप में पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं? तो मृदा कणों के चारों ओर महीन परत के रूप में पाए जाने वाले जो जल होता है उसको हम बोलते हैं आर्द्रताग्राही जल। ठीक है, इसको हम हाइग्रोमीटर से नापते हैं। जो आर्द्रताग्राही जल होता है उसका पैमाना जो होता है हाइग्रोमीटर कहलाता है। रंध्रावकाश किसे कहते हैं? रंध्रावकाश किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे मृदा में ठोस पदार्थों से रहित जो खाली स्थान होता है उसे रंध्रावकाश कहते हैं। मृदा में ठोस पदार्थों से रहित जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? रंध्रावकाश कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भूमि के ऊपरी सतह पर भरा हुआ जल नीचे की ओर चला जाता है, कैसे चला जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे जो रंध्रावकाश में जल भरने के बाद जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बह जाता है। जो रंध्रावकाश होते हैं भूमि में, उसमें जब जल भर जाता है तो ये जल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के बल की सहायता से धीरे धीरे वो नीचे से रिश्ता हुआ नीचे चला जाता है। ठीक है, पृथ्वी से, और ये जाकर फिर से इकट्ठा होता है जिसका हम फिर से पुनः हमारे जो ग्राउंड वाटर होते हैं उसको रिचार्ज करते हैं, उसको पुनः फिर बोरिंग के माध्यम से उसको अपने इस्तेमाल में लाते हैं, पानी पीने के योग्य हमको यहाँ से पानी मिलता है। प्रश्न नंबर 5 है, क्या जल को अपने ठोस अवस्था में देखा है? क्या आप जो जल है उसको आपने कभी ठोस अवस्था में देखा है? तो उत्तर में लिखेंगे आपने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। हाँ, लिखेंगे हाँ, जल को ठोस अवस्था में देखा है। किस फॉर्म में होता है? बर्फ के रूप में होता है। आपने बर्फ तो खाया होगा। प्रश्न नंबर 6 है, जल ही जीवन है क्यों कहा गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसलिए कहा गया है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसके कारण जल को जीवन कहा गया है। अगर जल ना हो तो उसके बिना जीवन संभव नहीं होता, इसलिए कहा गया है जल ही जीवन है। प्रश्न नंबर 7 है, रूप टाप जल संचय से वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय का चित्र बनाएं। तो आपको मकान बना लेना है, मकान पे बना करके वहाँ पे जो वर्षा का जल होगा गिरता हुआ उसको किसी नाले के माध्यम से, पाइप के माध्यम से किसी जगह पे या गड्ढे में या किसी में उसको एकत्रित करना है। इस प्रकार से अब एक चित्र बनानी है, विद्यार्थी इसको स्वयं करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक में देख करके। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, खेत की मेड़बंदी करके वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय का चित्र बनाना है। ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे, कैसे करना होगा? खेत में यहाँ पे मेड़ बनानी होगी। ठीक है, उसको अपना चित्र बनाना है, अपनी किताब में, आपकी किताब में बना होगा उसको बना लेंगे वहाँ से। प्रश्न नंबर 6 है, मृदा विन्यास को परिभाषित कीजिए। मृदा विन्यास होता क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। उत्तर में लिखेंगे मृदा खनिजों एवं चट्टानों के टूटने फूटने एवं उनके बारीक कणों से बनी है। ये कण बालू, सिल्ट व मृत्तिका कहे जाते हैं। ये आकार में गोलाकार होते हैं और मृदा में विभिन्न प्रकार से सजे हुए होते हैं। मृदा कणों के इस प्रकार के वितरण या सजावट को मृदा विन्यास कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मृदा विन्यास कितने प्रकार का होता है? वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे मृदा विन्यास 4 प्रकार का होता है। पहला होता है स्तंभी विन्यास, दूसरा है तिर्यक यानी कि तिरछा विन्यास, तीसरा है संहत यानी सघन विन्यास, जबकि चौथा है दानेदार या कड़ी विन्यास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। तो आगे देखते हैं, स्तंभी विन्यास क्या होता है? स्तंभी विन्यास वाली मृदा कैसी होती है? भुरभुरी व मुलायम होती है। ठीक है, यह मृदा खेती के लिए उत्तम व उपजाऊ होती है। जबकि तिर्यक की बात करते हैं तो तिर्यक विन्यास वाली मृदा में रंध्रावकाश कम होने से पैदावार कम होती है। सघन विन्यास की बात करें तो ये सघन विन्यास वाली मृदा में जल और वायु का संचार मुश्किल से होता है। दानेदार यानी कि कड़ी विन्यास की बात करते हैं तो विन्यास सर्वोत्तम होता है। चिकनी दोमट मृदाओं में यह पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, मृदा जल को परिभाषित करते हुए उनके विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे मृदा जल 3 प्रकार का होता है। पहला तो गुरुत्वीय जल, दूसरा है केशिका जल, तीसरा है अर्धग्राही जल। आइए देखते हैं गुरुत्वीय जल क्या होता है। उत्तर में लिखेंगे मिट्टी के रंध्रा, यहाँ पे रंध्रा अवकाश में पानी भरने के बाद बाकी जल को रोकने की शक्ति मृदा में नहीं होती है। वह जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है। यह
जल पौधों के लिए अप्राप्य होता है, इसे गुरुत्वीय जल या स्वतंत्र जल कहते हैं। दूसरा है केशिका जल। केशिका जल क्या होता है? वह जल जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पर्याप्त जल मिट्टी के रंध्राकाश में रुका रहता है, जिसे केशिका जल कहते हैं। यह जल विलयन के रूप में सुगमता से पौधों को प्राप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट है इसमें अर्धग्राही जल क्या होता है? तो मिट्टी में कुछ जल ऐसा भी होता है जो मृदा कणों के मध्य इतनी मजबूती से एक महीन परत के रूप में जकड़ा रहता है कि पौधों को प्राप्त नहीं होता है। इस जल को अर्धताग्राही जल कहते हैं। सिंचाई के जल का कम भाग ही पौधों को मिल पाता है, उसका अधिकांश भाग रिसाव द्वारा बेकार चला जाता है और गुरुत्वीय जल या अर्धताग्राही जल के रूप में पौधों को प्राप्य होता है। प्रश्न नंबर 9 है, वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के लिए निम्न उपाय हैं। पहला तो आपका ध्यान रखना है खेत को समतल करना, मेड़बंदी करना। इसमें वर्षा जल बाहर जाने से रोका जा सकता है और जल निकास धीरे धीरे होता है इसमें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? गहरी जुताई करना, इसमें भूमि में जल का अवशोषण अधिक होता है। तीसरा है ढाल के विपरीत जुताई करना, इसमें खेत में पानी रुक कर निकलता है। चौथा है पॉइंट है आपका छोटे छोटे बांधों का निर्माण। ढालू भूमि के निचले स्थानों में पानी को छोटे छोटे बांधों द्वारा रोककर संरक्षित किया जाता है। पॉइंट नंबर 5 है वृक्षारोपण। जल के तेज बहाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना। छठा पॉइंट है झीलों, तालाबों व पोखरों को गहरा करके अधिक वर्षा जल एकत्रित किया जाता है जो बाद में सिंचाई के काम आता है। 7वां पॉइंट है छत जल संचय यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने हेतु यह एक ऐसी विधि है जिसमें मकानों की छत से गिरने वाले पानी को मकान के पास ही गड्ढा बनाकर रोक लेते हैं, जिसका प्रयोग घरेलू कार्यों व बागवानी हेतु करते हैं। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।